जी ये हमारा चैप्टर 1 हो गया था सीपीसी में, जिसमें हमने प्रीलिमिनरी पढ़ा था सेक्शन 1 to 8। नाउ हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, सेक्शन 9 to 25 एंड सेक्शन 27 to 35B, और इनके साथ इनके रेलेवेंट ऑर्डर्स देखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 में देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ऑर्डर 3 पढ़ने वाले हैं, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स। ऑर्डर 5, इशू एंड सर्विस ऑफ समन। तो ऑर्डर 3 रिकॉग्नाइज एजेंट की बात करता है, ऑर्डर 5 समन की बात करता है, ऑर्डर 11 डिस्कवरी ऑफ इंस्पेक्शन, एंड ऑर्डर 16 समनिंग ऑफ विटनेस, ऑर्डर 16A समनिंग ऑफ विटनेस कन्फाइंड इन प्रिजन, ऑर्डर 28 कॉस्ट, ऑर्डर 25 विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट, ऑर्डर 25 पेमेंट इनटू द कोर्ट, एंड ऑर्डर 25 सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। तो 20A कॉस्ट की बात करता है, ऑर्डर 25 सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट की बात करता है, ऑर्डर 24 पेमेंट इनटू कोर्ट की बात करता है, ऑर्डर 23 विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट की बात करता है। नाउ ऑर्डर 11 किसकी बात करता है, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन की। ठीक है, तो ये सब ऑर्डर रेलिवेंट ऑर्डर हैं, पढ़ेंगे। नाउ हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 9 से। सेक्शन 9, और ये सेक्शन 9A जो दिख रहा है आपको, सेक्शन 9A महाराष्ट्र की अमेंडमेंट है। ठीक है, तो नॉर्मल सीपीसी में सेक्शन 9A नहीं है, वो महाराष्ट्र की अमेंडमेंट है, महाराष्ट्र स्टेट पे एप्लीकेबल है। नाउ सेक्शन 9 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 9, तो सेक्शन 9 कन्फर्स जुरिस्डिक्शन ऑन सिविल कोर्ट टू ट्राई ऑल द सूट ऑफ सिविल नेचर except suit of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। तो सेक्शन 9 से इतना कह रहा है कि जो सिविल कोर्ट है उसके पास सिविल नेचर के सूट को डील करने की पावर है, यानी जो भी सिविल नेचर का सूट होगा उसको सिविल कोर्ट एंटरटेन कर सकता है। लेकिन अगर कोई सिविल नेचर का सूट है जिसको कहीं किसी लॉ के द्वारा एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार किया गया है, तो फिर वो सूट even though it is of civil nature cannot be entertained by the civil court। ठीक है, नो इसमें प्रिजम्पशन ये मानी जाती है कि हमेशा कोई भी अगर सिविल कोर्ट है, सिविल केस है, तो प्रिजम्पशन मानी जाएगी कि सिविल कोर्ट के पास पावर है टू एंटरटेन सच सूट। ये उस पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर उस केस में सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार है। ये उस पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा जो पार्टी इस बात को बोल रही है। नाउ तो प्रिजम्पशन में हमेशा मानी जाएगी कोई भी सिविल सूट है उसमें सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। किसी को एतराज़ है तो वो प्रूव करे कि पर्टिकुलर केस में सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार है एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। नाउ सेक्शन 9 की 2 एक्सप्लेनेशन है, वो पढ़ लेते हैं। सेक्शन 9 एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, तो सेक्शन 9 एक्सप्लेनेशन 1 क्लैरिफाइज दैट ए सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और एन ऑफिस इज कंटेस्टेड is a suit of civil nature even if such right may depend entirely on the decision of the question relating to religious right or ceremony। तो ये कह रहा है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है या राइट टू एन ऑफिस, तो अगर किसी ऑफिस को लेके विवाद है या किसी प्रॉपर्टी को लेके कोई झगड़ा है, तो राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस इज कंटेस्टेड, तो वो सूट सिविल नेचर के मान जाएंगे। ठीक है, इवन दो कि उसका जो डिसीजन है, यानी वो जो ऑफिस, जिस ऑफिस की आप बात कर रहे हो, अगर वो आपका जो राइट है, राइट टू ऑफिस विच इज़ कंटेस्टेड, अगर वो किसी रिलीजियस राइट्स या सेरेमनीज पे अगर वो क्वेश्चन डिपेंड करता है, यानी उसका जो डिसीजन है केस का वो किसी रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज पे के क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, इवन दो वो सिविल नेचर का सूट मान जाएगा। ठीक है, तो अगर जहाँ पे प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को लेके कोई कंटेस्ट कर रही है, राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस को लेके कोई कंटेस्ट कर रही है, राइट टू ऑफिस, तो वो सिविल सूट माने जाएंगे। तो ये जो राइट टू ऑफिस है, ये राइट टू ऑफिस या राइट टू प्रॉपर्टी, अगर ये राइट जो है
ये किसी रिलीजियस सेरेमनी या रिलीजियस राइट्स के क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, यानी इसका जो डिसीजन आएगा केस का, इट डिपेंड्स ऑन द रिलीजियस राइट एंड रिलीजियस सेरेमनी क्वेश्चन, यानी कोर्ट को पहले वो रिलीजियस राइट और सेरेमनी के क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, उसके बाद इसका आंसर आ सकता है, इवन दो ये सिविल नेचर के सूट माने जाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल क्वेश्चन इसमें राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू ऑफिस है, ना कि रिलीजियस राइट एंड सेरेमनी। ठीक है, नाउ एक्सप्लेनेशन टू फर्दर क्लैरिफाई करती है कि एक्सप्लेनेशन टू further clarifies the position by providing that for the purpose of section 9 it is immaterial whether or not any fees are attached to such office and whether or not such office is attached to a particular place। तो अब explanation 2 clarify करती है कि वो जो राइट टू ऑफिस आप कंटेस्ट कर रहे हो, राइट टू ऑफिस, उस ऑफिस से रिलेटेड कुछ फीस अटैच है नहीं, ये इमेटेरियल बात है, या वो ऑफिस पर्टिकुलर प्लेस पे है या नहीं है पर्टिकुलर प्लेस पे, ये इमेटेरियल बात है। यानी इसका मतलब वो जो राइट टू ऑफिस जो आप कंटेस्ट कर रहे हो, जरूरी नहीं कि उससे कोई फीस अटैच होनी चाहिए। ठीक है, या फिर पर्टिकुलर वो ऑफिस किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अटैच होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर प्लेस से अटैच होना चाहिए ऑफिस, ऐसा कुछ नहीं है। तो राइट टू ऑफिस अगर कंटेस्ट किया तो वेदर फीस एनी फीस इज अटैच टू सच ऑफिस और नॉट, इट इज इमेटेरियल क्वेश्चन। राइट टू ऑफिस इज ए सूट ऑफ सिविल नेचर इवन दो द डिसीजन may डिपेंड ऑन certain questions relating to religious rites and ceremonies। now right to an office, अब right to an office यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जो राइट टू ऑफिस आप कंटेस्ट कर रहे हो वो सिविल नेचर का सूट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, उसके लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि राइट टू ऑफिस इज ए सूट ऑफ सिविल नेचर नोट। तो देखो, इस सबसे पहले बताया है कि ए सूट फॉर डिक्लेरेशन विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस ऑनर एंड प्रिविलेजेस विल नॉट लाई इन सिविल कोर्ट, यानी अगर कोई अपना रिलीजियस ऑनर को डिक्लेयर कराने के लिए, रिलीजियस ऑनर को और रिलीजियस प्रिविलेजेस को डिक्लेयर कराने के लिए कोर्ट में आता है, तो उसका सूट एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मान लो किसी मंदिर का पुजारी है, वो कोर्ट में जाके कहता है कि भाई मेरा रिलीजियस राइट है कि इस क्षेत्र के लोग मुझे, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग मुझे हर महीने की फलाना तारीख को पालकी में मंदिर के चारों तरफ पालकी में एक चक्कर लगवाएं और मुझे दक्षिणा दें, ऐसा एज ए रिस्पेक्ट। तो ये प्योरली ये कोई उसका लीगल राइट नहीं है पुजारी जी का, तो ये सिर्फ मेयर डिग्निटी का क्वेश्चन है, तो ऐसा केस सिविल कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भाई मेयर डिग्निटी का क्वेश्चन, मेयर डिग्निटी प्राप्त करने के लिए या मेयर रिस्पेक्ट के लिए आप कोई प्रिविलेजेस क्लेम कर रहे हो तो वो सिविल कोर्ट वो केस एंटरटेन नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट गाइडलाइन में बताया कि ए सूट एस्टेब्लिश वन राइट टू एन ऑफिस इन ए टेम्पल एंड टू ओनर प्रिविलेजेस रेम्युनरेशन और रिक्विसाइट अटैच टू सच ऑफिस इज मेंटेन इन ए सिविल कोड। हाँ, लेकिन ये बात क्लियर है, जो एक्सप्लेनेशन भी लिखा है कि अगर आप किसी ऑफिस को लेकर कोई कंटेस्ट कर रहे हो और वो ऑफिस टेम्पल से अटैच है, यानी टेम्पल में कोई ऑफिस है, रिलीजियस ऑफिस है, आप उसको लेके अगर कंटेस्ट कर रहे हो और उस ऑफिस से रिलेटेड अगर कोई ओनर हैं, कोई प्रिविलेजेस हैं उस ऑफिस से रिलेटेड, और उस ऑफिस से रिलेटेड अगर कोई रेम्युनरेशन है, आप वो चीज़ के लिए कंटेस्ट कर रहे हो तो वो सिविल कोर्ट में मेंटेनेबल है। यानी अगर पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर कोई ऑफिस है, ठीक है, और कोई पुजारी है, ठीक है, अब वो पुजारी की डेथ हो गई तो पुजारी का जो सन है वो ये बोलता है कि भाई अब इस ऑफिस को मैं हैंडल करूँगा उस रिलीजियस टेम्पल के अंदर जो
रिलीजियस ऑफिस है, वो पुजारी का बेटा कहता है कि मेरे फादर मर गए, मेरे फादर के साथ मैं इसको काफ़ी सालों से संभाल रहा था, और अब मेरे फादर के बाद मैं ही इसको रिलीजियस ऑफिस को जो टेम्पल के अंदर है मैं इसको इसकी देखभाल करूँगा। तो और उस ऑफिस से रिलेटेड जो भी रेम्यूनरेशन है वो मुझे मिलना चाहिए, उस ऑफिस से रिलेटेड जो कोई प्रिविलेजेस ओनर्स जो मिलते रहे हैं पहले, वो सब मेरे को मिलना चाहिए जो इस ऑफिस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सिविल सूट माना जाएगा क्योंकि वो पर्टिकुलर अपनी डिग्निटी के लिए कुछ नहीं मांग रहा, वो ऑफ राइट टू ऑफिस कंटेस्ट कर रहा है, और उस ऑफिस से रिलेटेड जो ऑलरेडी रेम्यूनरेशन वगैरह है वो उस चीज़ के लिए क्लेम कर रहा है, तो ये सिविल सूट माना जाएगा। नाउ थर्ड गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की कि असेंशियल कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑफिस इज दैट होल्डिंग ऑफ ऑफिस शुड बी अंडर एन लीगल ऑब्लिगेशन टू डिस्चार्ज द ड्यूटी अटैच टू। ये देखो अभी ये नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो जो ऑफिस है उस ऑफिस से रिलेटेड कुछ ड्यूटी भी होनी चाहिए, ठीक है, कुछ ड्यूटी होनी चाहिए, और अगर वो ड्यूटी वो होल्डर ऑफ ऑफिस अगर सही से डिस्चार्ज नहीं करता तो उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, ये भी एक कंडीशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बताया ये श्री। तो तो वो भी सिविल सूट होगा, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई ऑफिस राइट टू ऑफिस कंटेस्ट है और उस ऑफिस में के अंदर जिस जो होल्डर ऑफिस है उसकी कुछ लीगल ऑब्लिगेशन भी होनी चाहिए टू डिस्चार्ज द लीगल ऑब्लिगेशन, और अगर वो ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करता तो उसको ऊपर पेनल्टी लग सकती है, ये भी एक कंडीशन होनी चाहिए एज पर सुप्रीम कोर्ट। श्री वनमाला रामानुजा जीर वर्सेस श्री रंगा रामानुजा जीर। तो श्री वनमाला रामानुजा वर्सेस श्री रंगा रामानुजा का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइंस दी थी ना। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइंस दी हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है कि अगर कोई रिलीजियस ऑफिस है, किसी टेम्पल या गुरुद्वारे से रिलेटेड कोई रिलीजियस ऑफिस है, तो अगर उस ऑफिस से रिलेटेड अगर कोई कंटेस्ट कर रहा है तो वो सिविल नेचर का सूट है, इवन दो नो फीस आर अटैच्ड टू इट। लेकिन अगर वो ऑफिस व्हेन सच ऑफिस इज नॉट अटैच्ड टू एनी पर्टिकुलर प्लेस, अगर कोई वो ऑफिस किसी टेम्पल गुरुद्वारे से रिलेटेड नहीं है, मतलब पर्टिकुलर प्लेस से अटैच नहीं है ऑफिस, तब उस ऑफिस से रिलेटेड अगर कोई भी कंटेस्ट हो रहा है तो कुछ सम फीस मस्ट बी अटैच्ड टू दैट ऑफिस, ठीक है। ये है क्योंकि ये सिंपल सी बात है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि देखो अगर मंदिर से या गुरुद्वारे से रिलेटेड अगर वो ऑफिस अटैच होगा तो उस ऑफिस से रिलेटेड कोई फीस हो या ना हो वो मटेरियल नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आपको वो ऑफिस मिल गया तो ऑब्वियसली लोग दान पुण्य करते हैं तो उसके थ्रू आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरह से मोनेटरी टर्म्स में पैसे से रिलेटेड ये डिस्प्यूट हो गया। और दूसरा, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड वो ऑफिस एसोसिएट नहीं है, तो जैसे मंदिर वगैरह हो गया, तो ऑब्वियसली आपको दान दक्षिणा तो मिल नहीं रहेगी फिर वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर कुछ फीस पर्टिकुलर फीस अटैच होनी चाहिए उस ऑफिस से रिलेटेड, तभी वो सिविल सूट कहलाएगा। अदरवाइज अगर डिग्निटी के लिए आप सिर्फ उस ऐसा कोई ऑफिस जो पर्टिकुलर प्लेस से पे नहीं है और वहाँ पे फीस भी अटैच नहीं है, उस ऑफिस से रिलेटेड कोई फीस भी रेम्यूनरेशन भी नहीं मिल रहा, तो फिर तो आप सिर्फ डिग्निटी के लिए उस ऑफिस के लिए लड़ाई कर रहे हो, और डिग्निटी के लिए आप कर रहे हो मेयर, तो इट विल नॉट फॉल इन डेफिनेशन ऑफ सूट ऑफ सिविल नेचर, ठीक है। नाउ कास्ट मैटर, जुरिस्डिक्शन इन द ऑफ कोर्ट इन कास्ट मैटर। अब कास्ट से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो उस पर जुरिस्डिक्शन बनता है, सिविल कोर्ट का नहीं बनता। तो देखो अगर मान लो पर्टिकुलर कास्ट के लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया और पर्टिकुलर अपनी कास्ट से एक पर्सन को हटा दिया कि कोई भी हम में से इसको अपनी घर में जो फंक्शन होगा उसमें नहीं बुलाएंगे, तो ये इसमें सिविल कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सिविल कोर्ट
उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को फोर्स नहीं कर सकता कि आपके घर में जो भी फंक्शन हो, आप पर्टिकुलर उस मेंबर को जिसको आपने एक्सपेल कर दिया अपनी कम्युनिटी से, उसको बुलाओ। तो ये सिविल कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकता क्वेश्चन। हाँ, लेकिन अगर पर्टिकुलर कास्ट से अगर किसी को एक्सपेल किया और उसका कोई लीगल राइट वायलेट हो रहा है, जैसे मान लो पर्टिकुलर कास्ट के लोग एक जगह पूजा करते हैं कई सालों से, और बाकी और कोई पूजा नहीं करता वहाँ पे, और अब एक बंदे को वो कास्ट वाले कह रहे हैं कि भाई तुम हमारी कास्ट के हो ही नहीं, और तुम फिर यहाँ पे पूजा करने भी नहीं आते, तो फिर राइट टू वर्शिप तो लीगल राइट है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि आप पूजा कर सकते हो। तो राइट टू वर्शिप, उसका लीगल राइट अगर एक्सपेल हो रहा वायलेट हो रहा है, तो फिर वो सिविल केस बन जाएगा। नाउ अब अगर प्रिंसिपल क्वेश्चन कुछ हो रहा है और उस प्रिंसिपल क्वेश्चन को डील करने के लिए अगर कोर्ट कास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता है या कोई रिलीजियस क्वेश्चन को सॉल्व करता है जस्ट टू डिसाइड द प्रिंसिपल क्वेश्चन, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी अगर कोई प्रिंसिपल क्वेश्चन कुछ हो रहा है तो सिविल कोर्ट कास्ट क्वेश्चन या रिलीजियस क्वेश्चन को डिसाइड कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग प्रिंसिपल क्वेश्चन। अब ये आपको पहले बता दिया सूट रिलेटिंग टू कास्ट प्रॉपर्टी। अब कुछ कास्ट बोलती है कि ये ज़मीन हमारी है, दूसरी कास्ट वाले कम्युनिटी वाले बोलते हैं ये ज़मीन हमारी है, पहली कास्ट वाले बोलते हैं कि इस पे फलाना चीज़ बनेगी, दूसरी कास्ट वाले बोलते हैं कि इस पे फलाना चीज़ बनेगी। ठीक है, तो कास्ट से रिलेटेड अगर कास्ट प्रॉपर्टी को लेकर अगर डिस्प्यूट हो गया तो फिर वो सिविल सूट कहलाएगा। यानी आप देखो कहीं भी पैसा या प्रॉपर्टी अगर आ गई तो सिविल नेचर का सूट बन जाएगा। फिर सूट फॉर विंडिकेशन ऑफ डिग्निटी अटैच टू एन ऑफिस। तो सूट फॉर विंडिकेशन ऑफ डिग्निटी अटैच टू एन ऑफिस, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर अपनी कोई डिग्निटी के लिए, जैसे मंदिर का पुजारी अगर बोलता है कि मुझे पालकी में घुमाओ, तो ये सब डिग्निटी के लिए अगर कोई क्लेम कर रहा है तो ये सिविल सूट नहीं होगा। ठीक है, अब राइट ऑफ बूरियल। भाई अब देखो जो मुस्लिम लोग हैं वो अगर कोई मर जाता है तो वो पर्टिकुलर मस्जिद के आगे खड़े होकर कुछ रिसाइटल प्रेयर करते हैं और फिर उसको दफनाते हैं। तो अगर कोई ये क्लेम करता है कि मुस्लिम मस्जिद के आगे जाके ऐसे प्रेयर ना करें किसी को दफना करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये जो मुस्लिम का लीगल राइट्स है, राइट ऑफ प्रिविलेज, उसको इंटरफेयर कर रहा है और तो ये वाला केस कोर्ट में जा सकता है। इंजरी बाय एग्जीबिशन ऑफ ए फिल्म। अगर सेंसर बोर्ड ने कोई फिल्म पास कर दी है और कोई ये ऑब्जेक्शन उठाता है कि भाई इससे पर्टिकुलर रिलीजन को, पर्टिकुलर कम्युनिटी को उनकी सेंटिमेंटल फीलिंग हर्ट होगी, इस ग्राउंड पे वो केस करता है, तो ये केस मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि उसका कोई लीगल राइट नहीं है केस करने का। जब सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया तो किसी लॉ के अंदर उसका कोई ये लीगल राइट नहीं बनता कि वो फीलिंग्स हर्ट हो रही है इसके बेस पे कोर्ट में जाए। सूट एक्सप्रेसली बार्ड। अब सीपीसी के अंदर ही काफ़ी सारे सेक्शन आपको मिल जाएंगे जहाँ पे कुछ केसेस को एक्सप्रेसली बार कर रखा है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 11 पढ़ोगे रेस जुडिकेट का, तो सेक्शन 11 बोलता है कि एक बार अगर कोई केस डिसाइड हो चुका है तो वही केस दोबारा से नहीं चला जाएगा और उस पर डिसीजन नहीं आएगा। ठीक है, और बाकी कोई दूसरे कानून है वो भी एक्सप्रेसली बार कर सकते हैं सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, और वो केस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रेफर कर दिया गया है इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर, तो एक बार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास चला गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर कोई केस, तो फिर सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार हो सकती है। यानी अगर वो पर्सन एक बार जहाँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में अगर केस चल रहा है और वो पर्सन सिविल कोर्ट को अप्रोच करता है तो दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन उठा सकती है कि सर ये केस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में चल रहा है, तो वहाँ पे फिर सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार की जा सकती है। ऐसे ही सूट इम्प्लाइडली बार, कुछ इम्प्लाइड जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ के बेस पे कुछ सिविल केसेस आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर क्रिमिनल केस आप जीत गए और क्रिमिनल केस में आपकी कोई कॉस्ट लगी है
वो कॉस्ट रिकवर करने के लिए आप सिविल कोर्ट में जा रहे हो, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। ये जनरल प्रिंसिपल लॉ के अगेंस्ट है और आप इस तरह का सिविल केस नहीं फाइल कर सकते। या फिर अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है, डेफेमेटरी स्टेटमेंट पास करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग में, तब उसके अगेंस्ट आप डैमेजेस नहीं मांग सकते सिविल कोर्ट में जाके फॉर डेफेमेशन। ये अगेंस्ट होगा नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ के। ठीक है, अब बहुत सारे कानून ऐसे हैं जहाँ पे ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किए गए हैं, जैसे नेशनल कंप्यूटर ट्रिब्यूनल है, और भी बहुत सारे अलग अलग एक्ट में अलग अलग ट्रिब्यूनल हैं। तो ट्रिब्यूनल के पास अगर कोई केस जाता है तो वहाँ पे सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती, इसके ऊपर जनरली बहुत बार डिसीजन आ चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं इसके ऊपर। तो वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस देख लेते हैं क्या है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने देखो दूल्हा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में बताया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दूल्हा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में कुछ गाइडलाइंस दी है कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर एक्ट में कोई ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया गया और उस ट्रिब्यूनल के पास अगर कोई केस किया है तो वहाँ पे सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनेगी या नहीं बनेगी। तो देखो दूल्हा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में देख लेते हैं। तो देखो, अगर उस पर्टिकुलर एक्ट में जो ट्रिब्यूनल है उसके ऑर्डर को फाइनल अथॉरिटी माना है, यानी एक्ट ने पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल उस एक्ट के अंदर जो ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश हुआ है उसके उसके ऑर्डर को फाइनल माना है मान लो, तो फिर वहाँ पे सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार मानी जाएगी। और पर साथ में ये भी चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि उस एक्ट के अंदर जो रिमेडी प्रोवाइड की गई है वो सफिशिएंट रिमेडी है। जो नॉर्मल सिविल कोर्ट के पास अगर केस जाता तो सिविल कोर्ट वो रिमेडी पास करता, तो सफिशिएंट रिमेडी भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक्सप्रेसली मान लो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बार कर रखा है और फिर ये क्वेश्चन कि वहाँ पे जो रिमेडी दे रखी है वो रेलेवेंट है, रिमेडी है या नहीं, वो फिर ये वाला चीज़ देखना, इट विल नॉट सपोर्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। ए चैलेंज टू द प्रोविजन, तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर कोई पर्टिकुलर वो जो एक्ट है, जिस एक्ट के अंदर जो ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश की गई है उस एक्ट का अगर कोई पर्टिकुलर प्रोविज़न अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या उस एक्ट का कोई पर्टिकुलर प्रोविज़न को आप चैलेंज कर रहे हो कि ये अल्ट्रा वायरस है या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब सिविल कोर्ट में आप जा सकते हो। और या जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो सपोज करो किसी लॉ में आपने गलत टैक्स रिकवर कर लिया, अब वो लॉ रिफंड ऑफ टैक्स के लिए बात करता ही नहीं है, तो फिर आप टैक्स ट्रिब्यूनल के पास रिमेडी तो मांग ही नहीं सकते, तब आप सिविल कोर्ट में जाओगे टैक्स ट्रिब्यूनल की वजह। तो ठीक है, तो बस ये देखना है कि पर्टिकुलर लॉ में अगर कोई ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया गया है तो अगर वहाँ पे प्रॉपर रिमेडी है, और जो नॉर्मल सिविल कोर्ट भी वही रिमेडी देता है आपको, तब तो ट्रिब्यूनल का फैसला जो आया है उसके अगेंस्ट आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन अगर पर्टिकुलर एक्ट में कोई रिमेडी वो सफिशिएंट नहीं है, और एक्सप्रेसली सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बाहर नहीं किया गया, तो फिर आप सिविल कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो अभी तक यही पढ़ा आपने, और आपको बता दिया था कि रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है कि हमेशा सिविल कोर्ट मांग के चलेगा कि हर केस में उसकी जुरिस्डिक्शन है। अगर किसी को एतराज़ है कि सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनता तो वो उस बात को प्रूव करे। ठीक है, जो ये कंटेंट कर रही है कि सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती वो उस बात को प्रूव करे। और मद्रास हाई कोर्ट ने तो देखो कहाँ तक कह दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक बात कह दी है कि अगर कोई एक्ट है, उस एक्ट के अंदर कोई रूल्स हैं, अगर उस रूल्स ने सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बार कर दिया तो वो रूल इनवैलिड है, अल्ट्रा वायरस हैं। ये तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है सत्यनारायण वर्सेस नारायण केस में। ठीक है, नो
अब सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 बताता है स्टे ऑफ सूट, ठीक है, स्टे ऑफ सूट। और यहाँ पे सेक्शन 10 को हम बोलते हैं रेस सब जुडाइस, रेस सब जुडाइस, जुडाइस। तो सेक्शन 10 क्या है? स्टे ऑफ सूट। अब सेक्शन 10 देखो क्या कहता है। सेक्शन 10 कहता है ए कोर्ट कैन नॉट प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same party or between their legal representative litigating under the same title, whether such suit is pending in the same court or in any other court, uh, or in Supreme Court, uh, um, which court have proper jurisdiction to grant the relief claimed। तो बस इसमें ये बताया कि देखो सेक्शन 10 ने इतना बोला है कि अगर कोई आप ए और बी के बीच में कोई सूट है, वो सूट केस कोर्ट नंबर 1 में फाइल हो गया है। अब इनके बीच में जो ये सूट चल रहा है, यही सूट किसी और दूसरी कोर्ट में प्रोसीड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए और बी ने अगर कोई के बीच में अगर कोई सूट चल रहा है उसी सब्जेक्ट मैटर को लेके, उसी पार्टी के बीच में, उसी टाइटल के अंदर वो लिटिगेट कर रहे हैं, तो वो दूसरी कोर्ट में वो केस नहीं चल सकता। तो सेक्शन 10 सूट जो सब्सिक्वेंट सूट है उसके ट्रायल को बार कर रही है। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल है कि मान लो प्रिंसिपल ने एजेंट के अगेंस्ट कोर्ट नंबर 1 में केस किया, ठीक है। अब एजेंट ने प्रिंसिपल के अगेंस्ट कोर्ट नंबर 2 में केस फाइल कर दिया। तो ये जो कोर्ट नंबर 2 में केस फाइल किया है, ये देखो इसमें जो मैटर है प्रिंसिपल एजेंट का, वो सब्सटेंशियली वही मैटर है जो केस नंबर 1 में है, और पार्टी भी सेम है, प्रिंसिपल एजेंट, और वो उनका जो टाइटल है एज ए प्रिंसिपल और एज ए एजेंट, टाइटल भी उनका सेम है। तो दोनों केस में उनका जो मैटर है, सब्जेक्ट मैटर, वो भी सेम है। दोनों केस में उनका पार्टी भी सेम है, और दोनों केस में वो लिटिगेट भी सेम टाइटल के अंदर कर रही हैं एज ए प्रिंसिपल और एजेंट। तो फिर यहाँ पे जो केस नंबर 2 जो बाद में इंस्टीट्यूट हुआ है सूट, वो सूट बार हो जाएगा। तो सेक्शन 10 इंस्टीट्यूशन ऑफ सेकंड सूट को बार नहीं कर रहा। सेक्शन 10 जो सेकंड सूट इंस्टीट्यूट हो गया है उसके ट्रायल को बार कर रहा है, ठीक है। तो सेक्शन 10 के लिए देखो क्या कंडीशन होनी चाहिए। सेक्शन 10 के लिए ये कहता है कि दोनों सूट में जो मैटर है वो सब्सटेंशियली एंड डायरेक्टली सेम होने चाहिए, ठीक है। दोनों सूट बिटवीन सेम, दोनों जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूट सूट है उसमें जो कोर्ट है वो उसके पास पावर होनी चाहिए टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम्ड। और और बहुत सूट बिटवीन द सेम पार्टी होनी चाहिए, और या उनके रिप्रेजेंटेटिव बीच में होना चाहिए, और दोनों पार्टी दे मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, जैसे अभी एग्जांपल में प्रिंसिपल एजेंट बताया। अब क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा सूट पहले इंस्टीट्यूट हुआ है और कौन सा सूट बाद में इंस्टीट्यूट हुआ है, ये कैसे पता लगेगा? तो ये बात का आंसर पता लगता है डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट। जिस दिन आपने प्लेंट को प्रेजेंट किया है उस दिन वो वाला सूट पहले, यानी अगर देखो, यानी जो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट है वो चीज़ कंसीडर की जाएगी, ना कि जो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सूट है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यानी आपने प्लेंट फाइल की 22 अक्टूबर को, और आपका प्लेंट एक्सेप्ट किया गया 27 अक्टूबर को। तो यहाँ पे 22 अक्टूबर जो आपने जिस डेट पे प्लेंट फाइल की थी वो चीज़ कंसीडर की जाएगी, ये देखने के लिए कि प्रीवियसली इंस्टीट्यूट सूट कौन सा है। तो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट इज रेलिवेंट rather than डेट ऑफ एडमिशन ऑफ प्लेंट, ठीक है। अब अगर सपोज करो अगर सब्जेक्ट मैटर दोनों केस में अलग है, यानी एक केस हुआ है इमोल प्रॉपर्टी की पोसेशन के लिए और दूसरा केस किया गया है मैस नेम प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो एक सूट किया गया है मैस नेम प्रॉफिट के लिए, और एक सूट किया गया है
टाइटल के लिए, टाइटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो एक टाइटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है, एक मैसने प्रॉपर्टी का केस है, तो दोनों में सब्जेक्ट मैटर लगे हैं, तो सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। नाउ सेक्शन 10 के अंडर ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक मतलब सपोज एक हायर कोर्ट में केस चल रहा है और एक केस लोअर कोर्ट में सबॉर्डिनेट कोर्ट में चल रहा है। अब सबॉर्डिनेट कोर्ट में पहले केस फाइल हुआ था और जो ऊपर वाला कोर्ट है उसमें केस बाद में हुआ था, और दोनों सेम दोनों में सब्जेक्ट मैटर सेम है, दोनों सेम पार्टी के बीच में है, और दोनों सेम टाइटल के अंदर लिटिगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हायर कोर्ट है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को सेक्शन 10 के अंदर स्टे ऑफ प्रोसीडिंग का ऑर्डर नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट में केस पहले फाइल हुआ था, हायर कोर्ट में केस बाद में फाइल हुआ था, तो हायर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो स्टे होनी चाहिए। यहाँ पे सेक्शन 10 के अंदर हायर कोर्ट सबऑर्डिनेट की प्रोसीडिंग को सेक्शन 10 के अंदर स्टे नहीं कर सकता, लेकिन हाँ हायर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट की प्रोसीडिंग को सेक्शन 151 बात करते हैं इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। तो जो सेक्शन 151 है वो इनहेरेंट पावर ऑफ द सिविल कोर्ट की बात करता है। तो जो सेक्शन 151 है उसके तहत जो हाई कोर्ट है वो सबऑर्डिनेट की जो प्रोसीडिंग है उसको स्टे कर सकता है, बट सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग नहीं। ठीक है, तो सेक्शन 151 में हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट की प्रोसीडिंग को स्टे कर सकता है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सुनो, ये बात अच्छा मैथ्स ने प्रॉफिट क्या होता है ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में, सेक्शन 2 क्लोज 12 में मैथ्स ने प्रॉफिट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। तो किसी को मैथ्स ने प्रॉफिट नहीं पता वो लास्ट क्लास में देख लेना। बाकी अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो दो पार्टी ए और बी है, इन्होंने डिसाइड किया था कि हमारा जो भी केस होगा वो मुंबई वाला कोर्ट में जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको पता है लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लासेस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इस तरह का एग्रीमेंट किया जा सकता है। ये एग्रीमेंट सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग इनवैलिड नहीं है। सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग आर वॉइड। लेकिन इस तरह का एग्रीमेंट जहाँ पे ए और बी ने एग्री हुआ है कि हमारे जो भी केस है मुंबई में कोर्ट में चलेंगे, ये एग्रीमेंट वैलिड होता है। ठीक है, अब मान लो सपोज करो कोई इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया और ए ने क्या करा, ए ने केस फाइल कर दिया जयपुर कोर्ट में, और जयपुर कोर्ट के पास भी जुरिडिक्शन थी। नो बी ने फाइल कर दिया मुंबई कोर्ट में बाद में। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि ये जो बाद में जो मुंबई कोर्ट में हुआ है केस, जहाँ पे इन दोनों ने डिसाइड किया था एग्रीमेंट के थ्रू कि हर केस यहीं पे जाएगा हमारा, तो सेक्शन 10 यहाँ पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा। और सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग क्योंकि जयपुर में केस पहले फाइल हो चुका है, तो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग मुंबई वाली प्रोसीडिंग्स हो जानी चाहिए नहीं हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंट कोर्ट के डिफरेंट डिसीजन थे। क्योंकि सेक्शन 10 को देखा जाए तो मुंबई वाली प्रोसीडिंग्स हो जानी चाहिए, लेकिन अगर एग्रीमेंट देखा जाए, एग्रीमेंट हो रखा है इनके बीच में, तो उस एग्रीमेंट को इफेक्ट देने के लिए मुंबई वाली प्रोसीडिंग स्टे नहीं होनी चाहिए, बल्कि जयपुर वाली प्रोसीडिंग स्टे होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसको डिसाइड कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल। तो मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया है कि सेक्शन 10 यहाँ पे अप्लाई होगा और मुंबई वाली प्रोसीडिंग स्टे हो जाएंगी, इवन दो जयपुर में जो केस फाइल किया था वो इन वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट था। ठीक है, फिर भी सेक्शन 10 यहाँ पे अप्लाई होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल में डिसीजन है। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, नॉर्मली क्या होगा कि अगर आपने इस तरह से जयपुर में केस फाइल कर दिया होगा तो आप जयपुर वाले कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर हमने ऑलरेडी एग्रीमेंट कर रखा है और ये इसके अकॉर्डिंग हमारा जो केस है वो मुंबई में जाना चाहिए। तो अगर वहाँ पे जयपुर कोर्ट आपको बोलता है कि आप वापस मुंबई कोर्ट में जाइए तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर
जयपुर कोर्ट ने अगर सूट एंटरटेन कर लिया तब तब सेक्शन 10 अप्लाई हो जाएगा और फिर आप मुंबई कोर्ट में आप जो प्रोसीडिंग चल रही है वो स्टे होगी। एक बात बताता हूँ, किसी भी एग्रीमेंट से आप किसी कोर्ट की जुरिसडिक्शन को छीन नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये बात है। नाउ तो कोई भी एग्रीमेंट से ना तो आप जुरिसडिक्शन दे सकते हो कोर्ट को और ना जुरिसडिक्शन ले सकते हो कोर्ट की, ठीक है। हाँ, आपने ये एग्रीमेंट किया था कि अगर कई सारे कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है बट आपने डिसाइड किया था कि हमारा केस मुंबई में चलेगा, तो फिर अगर दूसरा कोर्ट में जाते हैं तो दूसरा जो सिविल कोर्ट है वो उस एग्रीमेंट को इफेक्ट देने के लिए आपको बोल सकता है कि भाई आप मुंबई कोर्ट में जाओ, लेकिन सेक्शन 151 का यूज़ करके, क्योंकि इन हैंड पावर है कोर्ट के पास, तो वो अगर उनको ठीक लगता है तो वो जयपुर वाला कोर्ट जैसे था अपने एग्जाम्पल में, वो सेक्शन 151 का यूज़ करके उनको लगता है ठीक है, तो वो सारे सर्कमस्टांसेस देख के जयपुर वाला कोर्ट भी एंटरटेन कर सकता है उस केस को। और फिर अगर कर लिया तो फिर मुंबई कोर्ट में अगर बाद में प्रोसीडिंग होती है तो वो स्टे हो जाएंगी और सेक्शन 10 एप्लीकेबल हो जाएगा। मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल का केस है ये, ठीक है। तो अब कुछ और मैं आपको प्रोविज़न बताता हूँ जहाँ पे सीपीसी में सेक्शन 10 के अलावा और कोई ऐसे प्रोविज़न जहाँ पे स्टे ऑफ सूट की बात कर रखी है। तो देखो, सबसे पहले हम ऑर्डर 30 पढ़ते हैं। ऑर्डर 30 में बात करता है सूट बाय फर्म या सूट अगेंस्ट फर्म। तो यहाँ पे अगर किसी पार्टनरशिप फर्म ने अपने नाम से अगर सूट फाइल किया है और अपोजिट पार्टी यानी डिफेंडेंट पार्टनर्स का नाम पता वगैरह डिस्क्लोज करने को बोलता है और फर्म डिस्क्लोज नहीं करती पार्टनर्स का नाम वगैरह, तो फिर जब तक फर्म पार्टनर्स का नाम वगैरह डिस्क्लोज नहीं करेगी तब तक वो सूट स्टे हो जाएगा। ऑर्डर 30 रूल 2। ऐसे ऑर्डर 32 पढ़ते हैं जो है सूट बाय और अगेंस्ट माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो यहाँ पे ऑर्डर 32 रूल 10 में है कि अगर प्लेंटिफ ने केस करा और प्लेंटिफ खुद केस नहीं कर सकता, प्लेंटिफ को अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू, किसी अडल्ट पर्सन के थ्रू केस करना पड़ता है। तो अगर प्लेंटिफ ने किसी अडल्ट पर्सन, जो कि नेक्स्ट फ्रेंड बोलेंगे हम जिसको, उसके थ्रू केस किया है और अगर वो उसकी डेथ हो जाती है या कोर्ट उसको रिमूव कर देता है या वो खुद ही हट जाता है पीछे, तो फिर जब तक न्यू नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट नहीं होता तब तक वो केस पे स्टे हो जाएगा। ऑर्डर 32 रूल 10। ऐसे ही ऑर्डर 35 है। ऑर्डर 35 इंटरप्लीडर सूट बात करता है। इंटरप्लीडर सूट क्या होता है पहले सुन लो। इंटरप्लीडर सूट होता है कि जैसे ए को कोई चीज़ मिल गई, प्रॉपर्टी, अब इसको क्लेम करने वाले बी और सी हैं। अब ए को समझ नहीं आ रहा कि भाई ये प्रॉपर्टी ए बी है कि सी की है, तो ए क्या करता है, केस फाइल कर देता है बी और सी के अगेंस्ट और बोलता है कि सर देखो ये प्रॉपर्टी मेरे पास है बट मुझे नहीं पता कि इसका रियल ओनर बी है सी है। तो ना उस केस में बी और सी आपस में दोनों दोनों डिफेंडेंट है बट दोनों आपस में फाइट करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो केस ए ने किया एज ए प्लेंटिफ, डिफेंडेंट बी सी हैं, लेकिन इस केस में जो आपस में फाइट करेंगे वो बी और सी हैं और इसको बोलते हैं इंटरप्लीडर सूट। तो अगर इस तरह से अगर कोई सूट फाइल हो गया, मान लो ये दिल्ली में फाइल हो गया केस, ए ने बी और सी के अगेंस्ट इंटरप्लीडर सूट फाइल कर दिया दिल्ली में। अब इन दोनों में से एक पार्टी, बी या सी में से एक पार्टी, मान लो सी, ए के अगेंस्ट एक अलग से सूट फाइल कर देता है उस प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए। तो ये जो अलग से इसने केस फाइल किया है ये सूट स्टे हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ए ने इन दोनों के अगेंस्ट केस फाइल कर रखा है और उसके वो इंटरप्रीटर सूट चल रहा है बिटवीन बी एंड सी। तो वहाँ पे डिसाइड हो जाएगा कि प्रॉपर्टी किसको मिलनी चाहिए। तो सी ने अलग से जो केस फाइल किया है ए के अगेंस्ट, वो ऑर्डर 35 के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, स्टे हो जाएगा। ऐसे ही सेक्शन 151 में हाई कोर्ट के पास इन हैंड पावर है टू स्टे द सूट पेंडिंग सबऑर्डिनेट कोर्ट, या फिर अगर कोर्ट के पास इन हैंड पावर है, अगर वो चाहें तो कोई क्रॉस सूट है, यानी एक आदमी ने बी के खिलाफ 10 लाख का केस किया तो बी ने 50 लाख का केस अलग से फाइल कर दिया ए के अगेंस्ट, तो ऐसे कोई क्रॉस सूट है तो उसको स्टे कर सकता है कोर्ट इन हैंड पावर का यूज़ करके। अगर कोई सूट ऐसा लगता है कोर्ट को कि इट इज़ जस्ट एन अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, तो उसको स्टे कर सकता है कोर्ट। और यानी इसका मतलब सेक्शन 150 का यूज़ कर, फिर 151 जो इन हैंड पावर ऑफ द कोर्ट है, इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट है, उसका यूज़ करके
कोर्ट किसी भी सूट को स्टे कर सकता है, चाहे इवन वो सेक्शन 10 में फॉल नहीं हो रही, ठीक है। तो रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 में है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं रेस जुडिकाटा को, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। रेस जुडिकेटा का मतलब होता है थिंग ऑलरेडी डिसाइडेड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।